नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अदिति यादव और आज हम बात करने वाले हैं। सुनो, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो ना तो इस क्वेश्चन को देखना, एम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को देखना। ये मतलब कि केमिस्ट्री या कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे कहते हैं, एंड सम संरचनात्मक यानी आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज किसने कहते हैं। तो ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का PYQ है। इस क्वेश्चन को करके हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक को समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, मैं समझाऊंगी, क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। तो पहले देखिएगा, तो पहले सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनात्मक इन चारों में से कौन सा है, सम इलेक्ट्रॉनिक भी हो या सम संरचनात्मक भी हो। अभी काम करते हैं, आप लोग अभी सम इलेक्ट्रॉनिक ही ढूंढो, इन चारों में से सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है और इनको ढूंढिए। तब तक मैं आपसे मतलब कि हमें ना अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है, और जब तक हम अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक लोग भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब तक तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना चालू करो, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट चालू करेंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देख रहे थे। क्या होता है सम इलेक्ट्रॉनिक? सम इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो, सेम हो। तो देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, सल्फर 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 कौन से ब्लॉक में आता है? P ब्लॉक में आता है। 16वें वर्ग में आता है, ऑक्सीजन की फैमिली है उससे टिपो या ओल्ड स्टाइल से टिपो इसमें आता है। इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी जो होती है 6 होती है, क्योंकि ये 16 ग्रुप में आता है ना, तो लास्ट में 6 होते हैं। बाकी ये जरूरी नहीं है, मुझे यही पूछना था इसमें कि जो सल्फर होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जवाब दो, बोलो क्या? 16। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। सुनो, अब ये ऑक्सीजन पर -2 लगा है ना, ऑक्सीजन पर क्या लगा है? -2। तो 16 में 2 और जोड़ दो, 16 17 18। तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं। जबकि NO2 में देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पे एक -1 है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, 7 और 1 टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 8 काउंट आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है और ये कौन से वर्ग में आता है? तो क्लोरीन वर्ग 17 में आता है। 17 है तो उसके लास्ट में 7 आ रहा है, तो इनकी संयोजकता 7 होती है। बाकी ये जरूरी नहीं है, मुझे तो बस इसका क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जानना है। तो क्लोरीन का पीछे से आवाज आती है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। कैन यू अंडरस्टैंड? क्लोरीन का परमाणु, ये आप लोगों को याद ही होगा भाई। अच्छा, ऑक्सीजन पर कोई निगेटिव या पॉजिटिव कोई चिन्ह है? नहीं है, तो पॉजिटिव मतलब नहीं मानेंगे, यहाँ पे निगेटिव भी कोई चिन्ह नहीं है। तो मतलब क्लोरीन की यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 17 हो गए। अब सल्फर को देखते हैं, सल्फर का अभी हमने किया, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 16 17 18, यानी कि यहाँ पे हो गए 18। अब देखो जरा, यहाँ पे एक 18 एक 8, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर समान नहीं है, और ये इन दोनों में भी दोनों इलेक्ट्रॉन के नंबर समान नहीं, एक 17 एक 18। अच्छा, इन दोनों में जरा आप लोग ट्राई करिए, अब करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए। अच्छा, कार्बन, बाकी मैं बता रही हूँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है। 6 2 मतलब कि ऑक्सीजन पे -2 है ना, -2 तो 6 और दो कितने? 6 7 8, तो मतलब कि पूरा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब मैं नाइट्रोजन को देखती हूँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऑक्सीजन पर -1 में, तो 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। तो यानी कि इसमें देख लेते हैं क्लोरीन वाला, नीचे वाला, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 17 में यहाँ पे ऑक्सीजन पर -1 है, 17 मतलब कि 17 में 1 जोड़ेंगे, तो जब -1 होगा तो जोड़ेंगे, +2 +3 होगा तो घटाएंगे। यहाँ पे -1 है ना, तो मतलब कि 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 18 हो जाएंगे। बाकी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 और 2 कितने होते हैं? 6 7 8, 6 7, यानी कि टोटल यहाँ पे 8 हो गए। अब देखो यहाँ पे किसमें दोनों समूह, दोनों ग्रुप जो है, यानी कि ये वो सेम इलेक्ट्रॉन नंबर है उनपे, तो यानी कि ये हमारे पास किसमें हो रहा है? यानी कि देखिए यहाँ पर
यानी कि यहाँ पे देखिए कार्बन 6 और यहाँ पे -2 था 7 8, यहाँ पे भी ये जो है ना नाइट्रोजन 7 और ये इस पे -1 है तो 8, यानी कि ये मेरे सी ऑप्शन जो है, मेरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें हमें सम इलेक्ट्रॉनिक ही बेस्ट फिट बैठ रहा है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक से ही आंसर आ गया हमारा। बाकी सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या चेक करते हैं, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी परमाणु होगा तो उसके हम लोग परमाणु क्रमांक देखेंगे, फिर देखेंगे उसके उस पे या उसके जस्ट जो जिससे वो यौगिक जुड़ा हुआ है तो उसके पास कोई माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है तो उसे हम लोग काउंट करेंगे। तो ऐसे सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे मैम आपने सम संरचनात्मक लिखा पर इसके बारे में तो बताया नहीं है। इसमें हम लोग संकरण देखते हैं, यानी कि एक ऐसा यौगिक यहाँ पर होगा, एक ऐसा यौगिक यहाँ पर होगा, दोनों का संकरण sp3 हो जाएगा, तो हाँ वो सम संरचनात्मक है। बाकी इनका स्ट्रक्चर भी देखते हैं चतुष्फल की, यानी टेट्राहेड्रल है या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि सम संरचनात्मक आए तो उसमें हम लोग कोई बात नहीं हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बाकी मैं आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। अच्छा, मेरे पास एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने कहा, बायो का क्वेश्चन है यार बताना, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं तो दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाएगा, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ध्यान देना। सुनो, किसने कहा था कि जो उत्परिवर्तन होते हैं यानी म्यूटेशन जो होते हैं वो दिशाहीन होते हैं, यानी कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, रैंडम होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े। ये किस साइंटिस्ट ने कहा है? जो म्यूटेशन होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ये किस साइंटिस्ट ने कहा है? किस साइंटिस्ट ने कहा है कि म्यूटेशन नॉन डायरेक्शनल होते हैं यानी दिशाहीन होते हैं, यादृच्छिक होते हैं? ये किसने कहा है मुझे बताइएगा। बाकी ठीक है, चलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को बता देती। देखो, दो साइंटिस्ट ने उत्परिवर्तन के बारे में बात की थी, हमारी एनसीईआरटी 12th क्लास में यही दो साइंटिस्टों के बारे में बात करती है। एक होता है ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज थे ना, इन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी इवनिंग प्रिमरोज प्लांट से की थी, यानी कि ओइनोथिरा लेमार्कियाना, मतलब कि ये इस प्लांट का नाम है, राइट। बाकी इस प्लांट का दूसरा सेकंड नेम है। बाकी जो ह्यूगो डी ब्रीज है उन्होंने बताया था, उन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी, म्यूटेशन की खोज की थी, और इन्होंने बताया था जो उत्परिवर्तन होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जबकि डार्विन ने पता क्या कहा था, जो उत्परिवर्तन होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज ने कहा था जो उत्परिवर्तन होते हैं वो दिशाहीन होते हैं, यानी कि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि डार्विन ने कहा था जो उत्परिवर्तन होते हैं उसमें दिशा होती है। तो डार्विन जो ह्यूगो डी ब्रीज की बात बिल्कुल सही है, डार्विन की बात जो है ना वो नहीं मानी गई, ह्यूगो डी ब्रीज की बात मानी गई। तो उत्परिवर्तन बड़े बड़े होते हैं, दिशाहीन होते हैं, रैंडम होते हैं, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जो डीएनए होता है, डीएनए का डायमीटर कितना होता है, यानी कि डीएनए का व्यास कितना होता है, ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये इसका आंसर पहले मुझे कमेंट में बताइए, डीएनए का व्यास कितना होता है, यानी डीएनए का डायमीटर कितना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके फाइन, बाय बाय।